नमस्कार, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं श्रृंग भस्म के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि वैसे भस्मों के बारे में आपको बताएं जिसको बनाने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए रसशाला की ज़रूरत नहीं होती है, आप घर पे बना सकते हैं। और ये मैं बनाता हूँ, कई बार बना चुका हूँ और इसीलिए ये मैं आपसे अनुभव शेयर करने आया हूँ। साथ में ये जो भी कुछ हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं वो ज्ञान हमको अपने गुरुजनों से प्राप्त हुआ है और प्रैक्टिस में जो प्रयोग करते हैं, वो जो अनुभव हमको प्राप्त हुआ है, जो पेशेंट ने हमको सिखाया है, वो सारी अनुभव हम शेयर करने वाले हैं। एक श्रृंग भस्म अगर आपके क्लिनिक में है तो बहुत सारी बीमारियों को आप टैकल कर सकते हैं, बहुत तरह के पेशेंट को आप आराम दे सकते हैं। तो श्रृंग भस्म को कैसे बनाया जाता है, किस किस बीमारी में और किस किस औषधियों के योग के साथ इसको हम दे सकते हैं और इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों का वर्णन आज हम विस्तृत रूप से इस वीडियो में करेंगे। श्रृंग का जब भस्म बनाते हैं तो उसको भावना हम अलग अलग तरीक़े से देते हैं और इसके भावना देने से उसकी जो कर्मुकता है वो चेंज हो जाता है। अगर इसमें श्रृंग भस्म बनाने में सीताफल के पत्ते का अगर आप भावना देते हैं तो हृदय के लिए बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि वह कसाय रस प्रधान हो जाता है। अगर वही आप क्षीर के अगर भावना दे देते हैं तो बहुत ही अच्छा दीपन पाचन हो जाता है और कफ का शमन करता है। अगर यही आप एलोवेरा का, जिसको हम गवार पाठा भी बोलते हैं, अगर उसकी भावना अगर देते हैं तो यह लंग्स पे बहुत अच्छा प्रभाव देखा गया है। तो इस तरह से हम अलग अलग भावना दे करके इसके कर्मुकता को बदल सकते हैं। इसको कैसे बनाएंगे ये पहले हम जान लें। जहाँ पे रॉ मटेरियल मिलता है आपको वहाँ पे मिल जाता है। बहुत ही हार्ड होता है, इसको काटना बहुत मुश्किल होता है। आप इसको हैक्सो ब्लेड से काटें और काट के छोटा छोटा टुकड़ा कर लें और जब भी बनाएं तो खुले एरिया में बनाना है। क्योंकि एक बार मैंने देखा घर में ही हम हाथी का दंत मशी होता है वो बना रहे थे, तो इतना ज़्यादा स्मेल आता है कि आपको मुश्किल हो जाता है घर में रहना और कई दिनों तक उसका बदबू रहता है। तो आप जब इसको जलाएंगे ना तो बहुत बदबू आता है। तो इसके लिए क्या करें कि ओपन कोई गार्डन वगैरह में चले जाए, खुले जगह पे, और वहाँ पर गोबर का उपला होता है उसको जला लेना है और छोटे छोटे टुकड़ा कर करके वो उसमें डाल दीजिए और बढ़िया से जलने दीजिए। जब जल जाता है पूर्ण रूप से और श्वांग शीतल जब हो जाए तो उसको निकाल लेना है। फिर खरल में रख करके फाइन पाउडर कर लीजिए और फाइन पाउडर करके आप अपने आवश्यकता के अनुसार इसमें भावना दे सकते हैं। एलोवेरा का दे सकते हैं, जिसको गवार पाठा बोलते हैं, उसका स्वरस की भावना दे सकते हैं, अर्क क्षीर का भावना दे सकते हैं, और जो कैस्टर्ड एप्पल जिसको बोलते हैं, सीताफल के पत्ते का भावना भी दे करके आप बना सकते हैं। छोटी छोटी टिकिया बना लेना है, टिकिया बना करके फिर उसको छाया शुष्क करना है और छाया शुष्क जब हो जाता है लघु गजपुट दिया जाता है। तो एक बार में ही गजपुट देने के बाद ये सफ़ेद रंग का आपको श्रृंग भस्म के रूप में प्राप्त हो जाता है। अगर सीताफल के पत्ता की भावना देंगे तो ब्लैक होगा। और ऐसे सब मात्रा को जान ले कि आप जैसा जानते हैं कि किसी भी आयुर्वेदिक दवाई जो होती है उसकी मात्रा डिपेंड करता है रोगी की अवस्था के अनुसार, रोग के अवस्था के अनुसार और शरीर के प्रकृति के अनुसार। ये बहुत सारी चीज़ें देखकर एक डॉक्टर डिसाइड करता है कि इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए। फिर भी अगर हम बात करें तो 125 मिलीग्राम से लेकर 375 मिलीग्राम तक दिया जा सकता है। और इसको अनुपान के रूप में आप शहद लीजिए, घी का भी प्रयोग कर सकते हैं और मलाई के भी प्रयोग किया जाता है। आप देख लीजिए कि कैसा कंडीशन है, उसके अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। इसके अगर प्रकृति की बात करें तो यह उष्ण होता है और तीक्ष्ण होता है, अर्थात यह वात और कफ पे बहुत ही अच्छा इसका प्रभाव है। तो वात से संबंधित सभी व्याधियों में जहाँ पे आपको लग रहा है कि वात की वृद्धि है और जहाँ लग रहा है कि कफ की वृद्धि है, वहाँ पर आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। दूसरा है कि अगर आप पंच महाभूत की बात करें तो ये पृथ्वी और आकाश महाभूत प्रधान होता है। यही कारण है कि जो हमारा लंग्स है, जो अल्वलाइज जो होता है, वायु कोश होता है, वो आकाश प्रधान है और वहाँ पे इसका बहुत ही अच्छा प्रयोग देखा गया है। उसी तरह जो हमारा हार्ट है वो
पृथ्वी महाभूत प्रधान है, तो वहाँ पर इसको देखते हैं कि जो हार्ट संबंधित जो भी बीमारी होती है उसमें श्रृंग भस्म का प्रयोग करने से बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। ऐसे बीमारी की बात करें तो बहुत सारी बीमारियों में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे राजयक्ष्मा है, राजयक्ष्मा की प्रथम अवस्था है, उसमें अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो आप इसको आशातीत माने इसमें आपको फ़ायदा मिलने वाला है। इन्फ्लुएंजा हो गया है जिसमें जुकाम हो गया है, रनिंग नोज की प्रॉब्लम है, आँख से पानी गिर रहा है, स्नीजिंग ज़्यादा हो रही है, और कफजन्य काश है जिसमें बलगम बार बार बलगम आ रहा है, मतलब प्रोडक्टिव कफ जिसको बोलते हैं, खांसी हो रहा है, तो इसमें क्या है कि कफ को सुखाता भी है और कफ नया कफ बनने भी नहीं देगा। ये दोनों गुण है उसमें। अगर किसी को निमोनिया हो गया है, बच्चों में तो बार बार होता है, तो निमोनिया में भी आपको दे सकते हैं। इसमें हाइड्रोनेफ्राइटिस हो गया है, किडनी में अगर हो गया है, वहाँ भी जल का जमाव होता है तो वो अवशोषित कर लेता है, कफ से संबंधित है। और फुफ्फुस की अगर कोई बीमारी हो जाती है, फ्लूरुसी हो गई है जिसको हम उरस्त्यो बोलते हैं, पार्श्वशूल हो रहा है, हृदय शूल हो रहा है, मूत्र संबंधित कोई प्रॉब्लम है, वहाँ पे भी आप दे सकते हैं। बच्चों का जो सूखा रोग होता है उसमें भी प्रयोग कर सकते हैं, पायरिया में भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जहाँ पे इसको प्रयोग कर सकते हैं। हम इस वीडियो में देखेंगे कि इसका प्रयोग और किस किस औषधियों के साथ आपको बात करेंगे। निमोनिया में इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे, जब छाती में कफ संचय हो जाता है, और ख़ास करके बच्चों में ज़्यादा होता है। जब कफ जम जाता है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, जिसके कारण SpO2 लेवल कम हो जाता है, सांस फूलने लगता है, और कफ जो है श्यान कफ निकलता है, चिपका चिपका पीला कफ निकलता है बहुत खांसने पे। और इसी दूषित कफ को निकालने के लिए और नवीन कफ न बने, इसके लिए हम श्रृंग भस्म का प्रयोग करते हैं। इसको हम रस सिंदूर, अबरक भस्म, टंकन भस्म और परवाल पिष्टी के साथ अगर देते हैं तो निमोनिया के पेशेंट को बहुत ही आराम मिलता है। साथ में अगर निमोनिया के पेशेंट को सरसों का तेल या तिल के तेल में सेंधा नमक को बढ़िया से मिला करके गर्म करके पूरे छाती में और पेट में भी लगाना है, और उसके बाद सेकाई करना है। सेकाई करने के लिए आप हॉट वाटर का बोतल का भी प्रयोग कर सकते हैं। उससे अगर करते हैं तो कफ पिघल पिघल के निकल जाता है और पेशेंट को तुरंत आराम मिलता है उसमें। और खान भी पान बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो जब ऐसे पेशेंट आता है तो उसको आप सुबह शाम कुछ दिन के लिए मूंग यूज़ पे शिफ्ट कर दीजिए, तो वो पेशेंट को आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आराम मिलता है। प्लूरिसी जिसको उरस्त्यो बोलते हैं, जिसमें फुफ्फुस आवरण का जो कला होता है उसमें जल का संचय हो जाता है, जिसके कारण ज्वर भी हो सकता है, खांसी भी बार बार होता है, फेफड़े में भारीपन महसूस होता है, पेशेंट को श्वास लेने में दिक्कत होती है, तो पार्श्वशूल रहता है। ऐसी स्थिति में श्रृंग भस्म का सेवन अन्य दवाओं के साथ करने से जल का शोषण कर लेता है यह, और फुफ्फुस में एक एक सेल को ताकत प्रदान करता है और रोगी जैसा कि आप सब जानते हैं कि हृदय जो है रसवा स्रोतस का मूल स्थान बताया गया है, और रस का संबंध कफ से है, इसलिए कफ से उत्पन्न होने वाले सभी हृदय विकार में यह भस्म बहुत प्रभावशाली होता है। युक्तिपूर्व अन्य दवाइयों की प्रयोग के साथ कर सकते हैं, जैसे अकीक पिष्टी है, अबरक भस्म है, प्रवाल पिष्टी है, हृदय आवरण रस है, प्रभाकर बटी है, चिंतामणि रस है, बृहत्वाद चिंतामणि रस है। ये सभी दवाइयों में से कोई भी दवाई आप अपने पेशेंट के अवस्था के अनुसार सेलेक्ट करिए और उसके साथ देते हैं तो आपको डेफिनेटली पेशेंट को आराम उसमें मिलने वाला है। प्लूरुसी जिसको उरस्ते बोलते हैं, उसमें गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम और मुक्ता सुक्ति 250 मिलीग्राम लीजिए, श्रृंग भस्म 125 मिलीग्राम, गोदंती भस्म 125 मिलीग्राम, मकर ध्वज या रस सिंदूर दोनों में से कोई एक ही लेना है 60 मिलीग्राम के साथ अगर दिया जाता है, और ऊपर से मुलेठी का क्वाथ अगर पिलाते हैं तो प्लूरिसी में जहाँ का जल का संचय हो जाता है वैसे बहुत ही आपको आराम मिलने वाला है पेशेंट को। राजयक्ष्मा की पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन राजयक्ष्मा में अगर प्रारंभिक अवस्था में अगर हम श्रृंग भस्म का प्रयोग करते हैं तो यह बढ़ने नहीं देता है, बीमारी आगे नहीं बढ़ता है, और कुछ दिन अगर नियमित सेवन करते हैं तो राजयक्ष्मा की ऐसा देखा गया है कि जो कीटाणु है वो भी नील पाया जाता है।
तो इसके लिए हम इसको और क्या करते हैं कि प्रवाल पिष्टी लेते हैं, इसकी मात्रा 250 मिलीग्राम ले लीजिए, श्रृंग भस्म 125 मिलीग्राम, और सितोप्लादी चूर्ण जो कि आपको पता है कि राजयक्ष्मा के रोगाधिकार में ही बताया गया है, तो 1 से 2 ग्राम आप ले सकते हैं और विषम मात्रा में घी और शहद के साथ देना है। और पेशेंट को उसके ऊपर से आप च्यवनप्राश अवलेह खिलाइए और च्यवनप्राश अवलेह की मात्रा पेशेंट के अग्नि के अनुसार आपको डिसाइड करना है कि कितना। प्रति साय में अर्थात सर्दी जुकाम बहुत ही कॉमन है और इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। रनिंग नोज की प्रॉब्लम हो, सिर दर्द हो, आँख के पलके भारी भारी लगता हो, नेजल कंजेशन हो रहा हो, मुंह से श्वास लेना पड़ता है, इतना कंजेशन हो जाता है, शरीर का तापमान बढ़ा हो, वैसे में श्रृंग भस्म 125 मिलीग्राम, टंकन भस्म 125 मिलीग्राम और गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम, गौदंती भस्म भी 125 मिलीग्राम मिला दीजिए और अदरक स्वरस और हनी के साथ दीजिए। ऊपर से बसारिस्ट जरूर पिलाइएगा, तो उससे देखा गया है कि बहुत जल्दी आराम मिलता है। अगर ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम है तो ब्रोंकाइटिस में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ब्रोंकाइटिस के कारण अगर खांसी हो रहा है तो श्रृंग भस्म 125 मिलीग्राम ले लीजिए, गिलोय सत्व भी 250 मिलीग्राम ले सकते हैं, प्रवाल पिष्टी तो जरूरी मिलाना ही है आपको 125 मिलीग्राम, और मल सिंदूर 60 मिलीग्राम मिला करके शहद, अदरक और पान के पत्र मिला करके और उसी के साथ देते हैं तो शीघ्र फायदा आपको देखेंगे कि मिलेगा ब्रोंकाइटिस में। बच्चों के जो सूखा रोग हो जाता है, बहुत पेशेंट ऐसे भी आएंगे जो उम्र हो गया लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा, उसका हाथ पैर सूखा सूखा है, पेट निकला हुआ है, तो ये जो बीमारी होता है उसमें श्रृंग भस्म का प्रयोग प्रवाल पिष्टी और कुकुट अंधत्वक भस्म के साथ कीजिए। साथ में अगर स्वर्णमाक्षिक भस्म में मिला देते हैं तो आप देखेंगे कि बच्चे कुछ दिन के प्रयोग से ही हष्टपुष्ट हो जाता है। साथ में बच्चे का अग्नि का जरूर ध्यान रखिए, अग्नि अच्छा होना चाहिए, इसके लिए उसको दीपन पाचन हमेशा देते रहिए। हृदय शूल हो रहा है या पार्श्व शूल में भी श्रृंग भस्म को हम पुष्कर मूल के चूर्ण के साथ और गर्म पानी के साथ देते हैं तो उसमें आराम मिलता है। निमोनिया हो गया है तो निमोनिया बच्चों में बहुत बार बार हो जाता है। जो कफ प्रकृति के बच्चे, एक तो अवस्था कफ का है, उसमें भी प्रकृति अगर कफ का है और माता पिता द्वारा अगर ध्यान नहीं रखा गया तो ऐसे बच्चों को बार बार निमोनिया होता है। तो वैसे में गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम ले लीजिए और गौदंती भस्म 125 मिलीग्राम लीजिए, श्रृंग भस्म 125 मिलीग्राम और अबरक भस्म 125 मिलीग्राम, पान पत्र के स्वरस और अदरक स्वरस के साथ देना है। ये मात्रा मैंने एडल्ट के बताए हैं। बच्चा है तो बच्चे के लिए आप इसकी मात्रा उसके अवस्था के अनुसार डिसाइड करिए और इसकी मात्रा आपको 60 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बच्चे कितने साल का है, उसकी क्या अवस्था है, रोग की अवस्था, ये सारी चीज़ों को ध्यान देना है आपको। तो इस तरह से आपने देखा कि बहुत सारी बीमारियों में आप एक श्रृंग भस्म का प्रयोग कर, जो भी चीज़ मैं जानता हूँ या जो मैंने गुरुजनों से सीखा है, पेशेंट ने मुझे सिखाया है, वो सभी ज्ञान को हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका फायदा हो। आपका दिन शुभ हो, आप हमेशा स्वस्थ